हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेस। चलिए आज हम जो है आज एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है अपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अगर हम बात करें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, तो हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले बात तो यही आती है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि हम जो ह्यूमन का डीएनए है उसकी प्रॉपर सीक्वेंसिंग कर सकें, उसको प्रॉपर पूरा का पूरा मतलब उसके ऊपर कौन कौन सा जीन कहाँ पर पाया जा रहा है इस चीज़ की मैपिंग कर सके। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जैसे मतलब किसी जीन में अगर डिफेक्शन आ जाता है, कोई जीन अगर प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है, उसके कारण कोई डिज़ीज़ कोज हो रही है, ठीक है, तो अब उस डिज़ीज़ के कोज को ख़त्म करने के लिए उस जीन के ऊपर हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अप्रोच ले सकते हैं, उसके ऊपर सीधा उसी को जाके ट्रीट कर देंगे जिससे कि वो डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट अपन कर सकें। ठीक है, ऐसा अपन कर सकते हैं। इसीलिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। अब कब हुई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की इसकी स्टार्टिंग हुई कब? तो ये जो है मतलब पहले विचार जो आया था कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होना चाहिए, इसको मतलब करवाया जाना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को, वो जो है वो 1984 में आया था। 1984 में विचार आया और फिर इसको पास करवाया गया। इसके ऊपर सबकी सहमति बनी कि हाँ, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमें बनाना है। ठीक है, 1984 में फिर ऑफिशियली इसकी जो स्टार्टिंग है वो स्टार्ट हुई थी लगभग अक्टूबर 1990 में। ठीक है, अक्टूबर 1990 में ये जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की यहाँ पे शुरुआत हुई थी। इसका जो कंप्लीशन में जो टाइम लगा वो लगभग था ये 2003 के लगभग कंप्लीट हुआ। 2003 के लगभग ये कंप्लीट हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर लगभग 13 ईयर्स का टाइम लग गया, लगभग 13 ईयर्स का टाइम लग गया इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को पूरा करने में। अब इसके अंदर इंक्लूडेड कौन कौन थे? इसके अंदर कुछ कंट्रीज़ इंक्लूडेड थी। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज़? जैसे यूएसए, सबसे पहला तो कौन है? यूएसए, दूसरा यूके, तीसरा फ्रांस, चौथा जर्मनी, पांचवा जापान एंड सबसे लास्ट में चाइना। ऐसे टोटल मिला के 6 कंट्रीज़ इसके अंदर इंक्लूडेड थी, जिन्होंने मिल करके ये पूरा प्रोग्राम स्टैब्लिश किया और इस पूरे प्रोग्राम को यहाँ पर कंप्लीट करवाया। ठीक है, अब ये जो है इसके लिए जो है यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में एक इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया गया। यूनाइटेड स्टेट्स में 1997 में एक इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया गया जो कि इसको पूरी निगरानी रख रहा था, इस पूरे जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर वो ध्यान लगाए हुए था। वो कौन सा था? वो था अपना नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट, NHGRI। ये एक इंस्टीट्यूट बनाया गया था, कहाँ पर? जहाँ पर यूएस में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, वहाँ पर ये 1997 में बनाया गया था। ठीक है, अब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है क्या? ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है इज़ अ लार्ज मल्टी सेंट्रिक इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव वेंचर। ये एक जो है मल्टी सेंट्रिक, जिसके अंदर एक पर्पज़ नहीं है, बहुत सारे पर्पज़ है हमारे यहाँ पे, बहुत सारे अलग अलग पर्पज़ के लिए अपन ने यहाँ पर जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को तैयार किया है। मल्टी सेंट्रिक है ये। ठीक है, इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव मतलब ऐसा प्रोजेक्ट जिसके अंदर जो है एक नेशन नहीं, कई सारे नेशन मिल करके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाने में हेल्प कर रहे थे। कई सारे नेशंस का इसके अंदर कोलैबोरेशन था। ठीक है, द मेन ऑफ विच इज डिटरमाइन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ एंटायर ह्यूमन न्यूक्लियर जीनोम। इसका जो मेन पर्पस था, अगर हम और जो अदर पर्पस है उनको हटा दें और मेन पर्पस की अपन बात करें ना, तो मेन पर्पस इसका क्या था? न्यूक्लियोटाइड जो पाए जा रहे हैं एक जीनोम के अंदर, ठीक है, उस जीनोम के अंदर जितने भी न्यूक्लियोटाइड है उन सब की सीक्वेंसिंग करना,
पूरे के पूरे जीनोम की, एंटायर ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग करना, ह्यूमन के अंदर पाए जाने वाले जीनोम की सीक्वेंसिंग कर दी। ठीक है, हमने कर दी सीक्वेंसिंग। इसके बाद ये जो कोलैबोरेटिव वेंचर है, इस कोलैबोरेटिव वेंचर को एक नाम दिया गया है। यहाँ पर क्या नाम दिया गया है? इंटरनेशनल ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम। कंसोर्टियम, ठीक है, इंटरनेशनल ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम, ऐसे इसको नाम दिया गया है। ठीक है, कुछ नाम रखने की जरूरत तो थी ही ना कि इसका क्या नाम दिया जाना चाहिए, तो इसको नाम दे दिया गया यहाँ पे ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम। ठीक है, IHGSC। ठीक है, इसके बाद इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है सेट आउट अर्ली इन हिस्ट्री ऑफ प्रोजेक्ट इंक्लूड। जो मेन ऑब्जेक्टिव जो है, जो कि हिस्ट्री में अर्ली टाइम में सेट किए गए थे, वो 4 ऑब्जेक्टिव है अपने यहाँ पे, 1, 2, 3 और 4। पहला जो है वो क्या है? ऑब्टेन कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ पूल्ड डीएनए। जितना भी जो मतलब अपन ने जेनेटिक पूल में से, जीन पूल में से जो जितना भी डीएनए अपन ने लिया हुआ है एक पॉपुलेशन का, उस पॉपुलेशन के पूरे डीएनए की कंप्लीट सीक्वेंसिंग यहाँ पर निकाल के लाना। ठीक है, उसके बाद टू कंस्ट्रक्ट जेनेटिक मैप फॉर फैसिलिटेटिंग जेनेटिक लिंकेज स्टडी को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पर अपन क्या करेंगे? कंस्ट्रक्ट करेंगे एक जेनेटिक मैप को, ताकि हमें पता रहे कि इस जीन की लोकेशन क्या है। हर एक जीन का लोकस अगर हमें पता होगा तो हम प्रॉपर वे में उस जीन को ट्रीट करने का काम कर पाएंगे। ठीक है, तो दूसरा हो गया अपना ये। उसके बाद टू डिस्कवर ऑल ह्यूमन जीन्स टू अलाउ फर्दर स्टडी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक डिजीज। जितने भी ह्यूमन के अंदर जीन्स पाए जाते हैं सबकी डिस्कवरी करना। तीसरा काम क्या हो गया? सबको डिस्कवर करना। जितने भी जीन्स पाए जा रहे हैं, जितने भी प्रोटीन कोड करने वाले जीन्स हैं, उन सब को क्या करना? डिस्कवर करना, ताकि ह्यूमन जेनेटिक डिजीज जो है उनकी फर्दर स्टडी की जा सके। अगर हमें पूरे के पूरे जीन्स का पता ही नहीं होगा, जैसे मान लो हम तो बस ओनली उस प्रोटीन को स्टडी कर रहे हैं जो कि काम में आती है, किसी एक फंक्शन को करवाने के लिए काम में आती है, बट वहाँ पर 2 प्रोटीन और भी तो आती है, एक रेगुलेटर एंड एक प्रमोटर। रेगुलेटर या इसको अपन और क्या बोल सकते हैं? इनहिबिटर बोल दें। इनहिबिटर या रेगुलेटर, और दूसरा हो गया अपना प्रोमोटर। ऐसे 2 प्रोटीन और भी तो आती है जो यहाँ पर क्या कर रही होती है? प्रोमोटर या एनहांसर टाइप का जो प्रोटीन है, एनहांसर प्रोटीन, जो क्या करेगी? प्रोटीन उस जीन के फंक्शन को एनहांस करने का काम करेगी। ठीक है, एनहांसर प्रोटीन। एक प्रोमोटर सीक्वेंस भी होती है, वो डीएनए के ऊपर पाई जाती है। इसको अपन प्रोमोटर रिकग्निशन टाइप की प्रोटीन भी बोल सकते हैं, जो प्रोमोटर को रिकग्नाइज करती है एंड जीन के फंक्शन को जो है यहाँ पर जीन के एक्सप्रेशन को यहाँ पर बढ़ा रही होती है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर 2 टाइप की प्रोटीन और पाई जाती है। ये क्या कर सकती है? जैसे मान लो एक प्रोटीन थी जिसको नॉर्मल काम करना था, जैसे सेल डिवीज़न वाली एक प्रोटीन को मान लेते हैं। सेल डिवीज़न के लिए जो प्रोटीन चाहिए उसके यहाँ पर एक है इनहिबिटर और दूसरा है एनहांसर। जब सेल को डिवाइड होना होता है तो एनहांसर्स का नंबर या प्रमोटर रिकॉग्निशन साइट्स पर जो प्रोटीन्स होती हैं उनका नंबर बढ़ जाता है, जो क्या करेगी? उस जीन के एक्सप्रेशन को बढ़ा देगी, जो सेल साइकिल को आगे प्रमोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सेल साइकिल जब प्रमोट होगा तो सेल का डिवीजन बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर सेल को डिवाइड होना है तो। अगर सेल को डिवाइड नहीं होना है तो क्या होगा? फिर ये रेगुलेटर या इनहिबिटर प्रोटीन आएगी एंड उसको इनहिबिट कर देगी, जिससे कि उस सेल का डिवीजन ना हो पाए। मान लो यहाँ पर जो है प्रमोटर ने एक बार एक्टिवेट कर दिया,
अब हमें क्या चाहिए, इनहिबिटर चाहिए जो कि इस साइकिल को आके इनहिबिट करे, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ये सेल बार बार डिवाइड होती रहेगी। ठीक है, तो ये इनहिबिटर जो है इसके अंदर हो गया मान लो म्यूटेशन, ये इनहिबिटर अब प्रॉपर वे में काम कर ही नहीं रहा, प्रॉपर वे में काम कर ही नहीं रहा। अगर ये काम नहीं करेगा तो क्या सेल डिवाइड होने से रुकेगी, नहीं रुकेगी। सेल डिवाइड होने से रुकेगी ही नहीं तो क्या होगा, फिर सेल अनलिमिटेड डिवीजन करेगी, उसका कोई लिमिट नहीं रहेगा। और ऐसी कंडीशन जिसके अंदर सेल बिना मतलब ही डिवाइड होती रहती है, इस कंडीशन को अपन क्या बोल देते हैं, कैंसर। तो यहाँ पर क्या कोज हो जाएगा, कैंसर कोज हो जाएगा। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है कि जैसे अपनी ये प्रमोटर या एनहांसर जो प्रोटीन पाई जा रही है, एक्टिवेटर जो प्रोटीन पाई जा रही है, वो एक्टिवेटर प्रोटीन जो है उसके अंदर गैन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए, वो मतलब बिना कोई एक्टिवेशन के ही, उसको किसी और फैक्टर की ज़रूरत ही नहीं है, बिना फैक्टर के ही काम करने लग गई, जाकर के बाइंड हो गई, अब वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रही है। वो क्या कर रही है, बार बार सेल को डिवाइड करवाए ही जा रही है, उसके ऊपर इनहिबिटर का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो इससे भी क्या होगा, कैंसर कोज हो सकता है। अगर हमें ये पता होगा कि ये जो रिप्रेसर है और ये जो एक्टिवेटर प्रोटीन है या ये जो इनहिबिटर है और ये जो प्रमोटर है, ठीक है, ये जो है ये कहाँ से एनकोड हो रहे हैं, कौन सा वाला जीन इनको एनकोड कर रहा है और वहाँ पर कौन सा म्यूटेशन हुआ है जिसके कारण ये काम नहीं कर रहे हैं प्रॉपर वे में, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा ही उसको ट्रीट कर सकते हैं। और सीधा ही ट्रीट कर देंगे तो इससे हम कैंसर को भी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर अगर हम ह्यूमन जीन्स को डिस्कवर कर लेते हैं, जो कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के जीन्स हैं, अलग अलग टाइप के फंक्शंस को करवाने वाले प्रोटीन को एनकोड करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम ह्यूमन की जेनेटिक डिजीज़ जैसे कि अपना हो गया ये कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, इसके अलावा हीमोफीलिया, ये सारी चीज़ें जो है ये क्या हो गई, जेनेटिक डिजीज़ हो गई, इनको अपन पहले ही ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टू डेवलप सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी फॉर डीएनए सीक्वेंसिंग प्रोसेस। इसके अलावा अगर हम जीन को पूरा स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, जीन को पूरा जो मतलब यहाँ पर पूरा डीएनए जो अपना पाया जा रहा है, जीनोम जो पाया जा रहा है, उस पूरे जीनोम को अगर हम स्टडी कर लेते हैं तो इसके थ्रू, इस जानकारी के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, एक ऐसी सिंप्लीफाइड टेक्नोलॉजी को भी डेवलप कर सकते हैं, ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी को भी डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि डीएनए की सीक्वेंसिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ईजी हो जाए। अगर हमें पता है कि ये वाला जीन यहाँ है, ये वाला जीन यहाँ है, तो हम डिफरेंट मेथड्स को काम में लेते हुए ये पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कौन सा मेथड ईजी रहेगा एंड कौन सा एक्यूरेट, ईजी और एक्यूरेट दोनों रहेगा। ठीक है, जिसको मतलब इजीली तो अपन काम में ले सकें और एक्यूरेट वो रिजल्ट हमें दे। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे जीनोम प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे इसके लिए भी काम में आ सकता है। इसके बाद अपन बात करें गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल क्या क्या है? गोल ये है कि हम यहाँ पे लगभग जो ह्यूमन के अंदर 20,000 से 25,000 जो जीन्स पाए जा रहे हैं, लगभग ऐसा अनुमान है कि 20,000 से लेकर 25,000 तक जीन्स पाए जाते हैं एक ह्यूमन के अंदर। तो ये जो सारे जीन हैं इन सबको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, और उनका फिजिकल एंड फंक्शनल स्टैंड पॉइंट यहाँ पर पता लगाना। उसके बाद डिटरमाइन जो 3 मिलियन केमिकल बेस पेयर्स पाए जा रहे हैं यहाँ पर, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये जो है ये 3 मिलियन लगभग बेस पेयर्स होते हैं एक ह्यूमन डीएनए के अंदर। तो लगभग ये 3 मिलियन जो बेस पेयर्स पाए जा रहे हैं, इन सब की एक सीक्वेंस को हमें पता लगाना है कि हर एक ह्यूमन के अंदर किस तरह से सीक्वेंस यहाँ पर पाई जा रही है, कौन सी सीक्वेंस जो है यहाँ पे डिफरेंस पैदा कर रही है, ये सारी चीज़ें जो है हम पता लगा सकते हैं। डिटरमाइन सीक्वेंस ऑफ 3 मिलियन केमिकल बेस पेयर। उसके बाद टू स्टोर दीज इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस। इन जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है
अब इन इंफॉर्मेशंस को अपन क्या करेंगे, एक डाटाबेस पे स्टोर करके रखने का काम करेंगे। तो इन सब को डाटाबेस पे स्टोर करना। उसके बाद डिस्कवर मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज फॉर डाटा एनालिसिस। मोर एफिशिएंट जो टेक्नोलॉजीज है उनको डाटा एनालिसिस के लिए अपन काम में या डिस्कवर कर सकते हैं, ठीक है। वो भी अपन काम में, वो इसके लिए भी अपन काम में ले सकते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को, ठीक है। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर जो है, जो कि ह्यूमन जीनोम से रिलेटेड काम करना चाहता है, ठीक है, उनको ये इंफॉर्मेशन एक्सेस दे करके, उनको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा करके और टेक्नोलॉजीज अराइज करने में हेल्प कर सकते हैं हम, ठीक है। जो वो मतलब डीएनए के सीक्वेंसिंग वगैरह के लिए काम में लेना चाहते हैं, उन सीक्वेंसिंग उन मेथड्स को अपन, टेक्नोलॉजीज को अपन डेवलप करने में यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑल्सो टू सीक्वेंस द जीनोम्स ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। और जो मतलब ये तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तो है ही है, साथ ह्यूमन में ह्यूमन का तो पता लगाएंगे, उसके साथ में जो अदर ऑर्गेनिज्म है, जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए भी यहाँ पे जीनोम प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। क्योंकि जो ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर डिफरेंस जो है डीएनए में बहुत ही कम पाया जाता है, बाकी लगभग सीक्वेंस सेम होती है। कुछ जो डीएनए का पार्ट होता है उसी के अंदर यहाँ पे सीक्वेंस में डिफरेंस पाया जाता है, तो हम यहाँ पर उसको भी डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम अदर ऑर्गेनिजम्स के जीनोम को स्टडी करते हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स के जीनोम्स को स्टडी करते हैं, तो ये क्या काम में आ सकता है अपना, कि जैसे मेडिकल रिसर्च अगर हमें करनी है, ठीक है, मेडिकल रिसर्च अगर हमें करनी है तो उसका सीधा ट्रायल जो है वो ह्यूमन पर नहीं होता, वो पहले माउस पर किया जाता है, फिर अदर ऑर्गेनिज्म पर, उसके बाद लास्ट में फाइनल पे पहुंचाया जाता है, किस पे, ह्यूमन पे पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम माउस जो है उसके ऊपर अगर हमें उसका जीनोम का पता होगा कि ये जीनोम इसका लगभग सेम है, तभी तो हम ये डिटरमाइन कर पाएंगे कि माउस के ऊपर प्रयोग करेंगे तो कितना सटीक ह्यूमन के ऊपर ये काम कर पाएगा, ठीक है। तो माउस हो गया, उसके अलावा ड्रोसोफिला एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सब के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, मेडिकल रिसर्च से रिलेटेड जो भी काम है वो यहाँ पर इनके ऊपर काम कर सकते हैं अपन, ठीक है। टू एड्रेस एथिकल, लीगल एंड सोशल इशू, इसके अलावा एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज़ को भी अपन यहाँ पर ट्रीट करने के काम में ले सकते हैं। जैसे अगर ह्यूमन जीनोम की हमें जानकारी है, अगर वहाँ रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी पर्सन्स हैं, उन सब का अगर जीनोम हमें पता है, तो जैसे कुछ क्रिमिनल जो है उनको डिटेक्ट करने में भी अपन यहाँ पे काम में ले सकते हैं उस डाटा को। उसके लिए हमें अलग से डिटेक्ट नहीं करना पड़ेगा, अलग से डाटा कलेक्ट करना नहीं पड़ेगा, सीधा ही हम उसी डाटा को यहाँ पे काम में ले सकते हैं, जिससे कि क्रिमिनल का पता लगाया जा सके। इसके अलावा HGP में टेक्निक कौन कौन सी काम में आती है, तो टेक्निकल एस्पेक्ट की अगर अपन बात करें कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज को काम में ले सकते हैं अपन, तो ह्यूमन जो जीनोम है उसके लिए फर्स्ट अपन क्या करेंगे, जीनोम मैपिंग करवाएंगे, जीनोम मैपिंग को, जीनोम मैपिंग का काम करवाएंगे। जीनोम मैपिंग में जितनी भी टेक्नोलॉजी यहाँ पे काम में आती है वो सारी यहाँ पे काम में आ सकती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो क्या इन्वॉल्व करके रखता है, जीनोम मैपिंग को, ठीक है। और उसके अलावा दूसरा जो है नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करता है, वो रखता है डीएनए सीक्वेंसिंग। जैसे अपन ने जीनोम के लोकस का पता लगा लिया, उसके बाद डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस पाई जा रही है उसका भी हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं, डीएनए की सीक्वेंसिंग भी अपन कर सकते हैं। और डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ डीएनए बेसिस ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर जो डीएनए के बेसिस पाए जा रहे हैं उनके ऑर्डर का भी हम यहाँ पता लगा सकते हैं। दीज आर फिजिकल मैप्स, ये क्या है, एक तरह से फिजिकल मैप्स होते हैं। तो ये आज अपन ने देखा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो कब इस्टेब्लिश किया गया, कब जो है 1984 के लगभग ये इस्टेब्लिश किया गया था। 1984 के लगभग ये जो है इसके ऊपर सहमति बनी थी एक तरह से सबकी। उसके बाद इसको प्रॉपर वे में
जो स्टार्ट किया गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को, वो था लगभग अक्टूबर 1990 में, 1990 में, अक्टूबर 1990 में यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया। कब कंप्लीट हुआ? लगभग 13 साल बाद, 2003 में। इसके बाद ये जो है ये कैसा, इसके बारे में और अपन ने जाना, जैसे ये यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, जापान, चाइना, फ्रांस, यूके, ये 6 देश इसने मिल के यहाँ पे काम किया था। और इसके बाद अपन ने देखा कि इसके क्या क्या गोल है और क्या टेक्निक्स क्या क्या काम में यहाँ पे ली जा सकती है। ठीक है, तो आज के लिए अभी जो है इस क्लास में अपन इतना ही देखते हैं, बाकी का जो है वो अपन देखेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेस। पिछली क्लास में हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए हमने देखा था कि इसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स जो है वो काम में ली जा सकती है। इसकी टेक्निक्स की अपन बात कर रहे थे। इसके अंदर 2 टेक्निक्स इन्वॉल्व करी थी अपन ने, 2 प्रोसेस अपन ने इन्वॉल्व करी थी। 2 प्रोसेस कौन कौन सी? सबसे पहली जो अपन ने इन्वॉल्व करी थी वो थी जीनोम मैपिंग। सबसे पहली जो अपन ने इन्वॉल्व करी थी वो क्या थी? जीनोम मैपिंग। इसके अंदर हम जेनेटिक मैप्स प्रिपेयर कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद सेकंड स्टेप में जो है अपने पास आ रही थी डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए अपन क्या कर रहे थे? ये फिजिकल मैप्स तैयार कर रहे थे। ठीक है, अब इसको अपन थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि यहाँ पर अपन सीक्वेंसिंग के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज को काम में लेते हैं। ठीक है, तो जैसे सीक्वेंसिंग की अपन अगर बात करें, सबसे पहले मैपिंग स्ट्रेटजीज की बात करेंगे। मैपिंग स्ट्रेटजीज जो है उसकी अपन अगर बात करें तो यहाँ पर जेनेटिक मार्कर्स को अपन काम में ले सकते हैं। जेनेटिक मार्कर्स जो होते हैं वो जेनेटिक मैपिंग के लिए वैसे तो काम में लिए जाते हैं, बट यहाँ पर अगर अपन देखें ना तो ये इनवैल्यूएबल होते हैं, इनवैल्यूएबल है। ठीक है, मार्कर्स जो है वो कोई भी एक इनहेरिटेड फिजिकल और मॉलिक्यूलर कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है, कोई भी एक इनहेरिटेड फिजिकल और मॉलिक्यूलर कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है, जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच में पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक या फिजिकल या मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे हमें शो करेगा, अलग अलग कैरेक्टर यहाँ पे शो करेगा, उसको अपन यहाँ पे काम में ले सकते हैं जेनेटिक मार्कर की तरह। ठीक है, बट वो यहाँ पर क्या है? इनवैल्यूएबल है। इसके अलावा जेनेटिक मैप क्या करता है? एक जेनेटिक मैप जो है ये रिलेटिव लोकेशंस को शो करता है, स्पेसिफिक मार्कर्स को। ठीक है, स्पेसिफिक मार्कर्स की रिलेटिव लोकेशन को शो करता है जो कि क्रोमोसोम के ऊपर हमें दिखाई देती है। इसका अपन एक एग्जाम्पल देखना चाहें तो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म जो है RFLP, जैसा कि अपन पहले ही जब जीनोम मैपिंग पढ़ रहे थे तब हमने देखा था RFLP, AFLP, RAPD, SSR, SNP, ये सब क्या है? ये सब मॉलिक्यूलर मार्कर्स थे जो यहाँ पे जीनोम मैपिंग के लिए काम में लिए जा रहे थे, जेनेटिक मैपिंग के लिए काम में लिए जा रहे थे। ठीक है, उसके बाद RFLP जो है इसके अंदर अपन काम में क्या लेते हैं? इसके अंदर अपन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को काम में ले रहे थे। ठीक है, ये एंजाइम्स जो है ना ये शॉर्ट सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं, शॉर्ट सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, और उस स्पेसिफिक साइट पर जाकर के कट करते हैं। उस स्पेसिफिक साइट के ऊपर जाकर के क्या करेंगे? कट कर देंगे। जब हम इन फ्रेगमेंट की लेंथ को मीजर करते हैं तब हमें पता पड़ता है कि जो लेंथ है वो वेरी कर रही है। यहाँ पे लेंथ में पॉलीमॉर्फिज्म पाई जा रही है। इसी से हम पता लगाते हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काटे हैं फ्रेगमेंट्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए के, उनकी लेंथ यहाँ पर अलग अलग मिल रही है, जो कि यहाँ पे शो करती है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है उसके ऊपर जो सीक्वेंस है वो अलग अलग टाइप की पाई जा रही है।
ठीक है, तो इसीलिए RFLP हो गई। ठीक है, उसके बाद उसको अपन किसकी तरह काम में ले सकते हैं, मैपिंग स्ट्रेटजी के लिए काम में ले सकते हैं। उसके बाद अपन बात करें सीक्वेंसिंग स्ट्रेटजीज की, तो सीक्वेंसिंग में यहाँ पर हम क्या करते हैं, DNA को सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे। सबसे पहला काम ही क्या करेंगे, DNA को एम्पलीफाई करने का काम करेंगे। जैसे DNA हमने लिया हुआ है, ठीक है, सैंपल DNA लिया हुआ है, बट सैंपल DNA जो है यहाँ पर हमारे पास इसकी क्वांटिटी अगर कम है, ठीक है, तो इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, एम्पलीफिकेशन करते हैं और इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, इस एम्पलीफिकेशन के लिए दो टाइप के DNA एम्पलीफिकेशन यहाँ पर पाए जाते हैं। अपने पास दो टाइप के मेथड है, दो प्रोसेस है जिनके थ्रू अपन DNA का एम्पलीफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहला क्लोनिंग, सबसे पहला तो क्या हो गया क्लोनिंग, एंड दूसरा हो गया अपना PCR, पॉलीमर चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके अंदर जो है यहाँ पर हम पॉलीमराइजेशन करवा रहे होते हैं सेगमेंट्स का। ठीक है, नाउ दैट DNA जो है इसके जो सीक्वेंसिंग टेक्निक है HGP में जो यूज़ ली जाती है वो भी दो टाइप की है। ये तो एम्पलीफिकेशन मेथड हो गए, एम्पलीफिकेशन में हम यहाँ पे दो टाइप के काम में ले रहे हैं। दो टाइप के कौन कौन से, एम्पलीफिकेशन में दो टाइप कौन कौन सी प्रोसेस हो गई, एक क्लोनिंग और दूसरा PCR। ठीक है, PCR और क्लोनिंग को काम में ले लिया। उसके बाद जो यहाँ पे एम्पलीफाइड DNA मॉलिक्यूल है इसकी क्या करेंगे, हम सीक्वेंसिंग स्टार्ट करते हैं। इस सीक्वेंसिंग की यहाँ पर हमारे पास में जो HGP में टेक्निक काम में ली जाती है वो दो है। दो कौन कौन सी, एक शॉर्ट गन मेथड, दूसरा सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड। ठीक है, एक तो शॉर्ट गन मेथड हो गया और दूसरा सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड हो गया। अब हम एक एक की बात करते हैं। जैसे शॉर्ट गन मेथड की बात करते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट गन मेथड जो है इसके अंदर हम क्या करते हैं, DNA को शॉर्ट गन के थ्रू यहाँ पर फ्रेगमेंट्स में तोड़ लेते हैं। ठीक है, और ये फ्रेगमेंट जो है इनकी असेंबली करवा रहे होते हैं। इनके जो जीन्स है, जो न्यूक्लियोटाइड है, उनकी मतलब एक तरह से सिमिलैरिटी के बेसिस पर, जैसे ये वाला जो DNA मॉलिक्यूल है इसके इतने न्यूक्लियोटाइड इस ऊपर वाले के इतने न्यूक्लियोटाइड से सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं, तो मतलब इसका और इसका जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो अपन मान सकते हैं कि जैसे ये अपन ने पहले डिवाइड किया था तो इससे ये सेगमेंट मिले, माना कि ये पहला फ्रेगमेंट है तो इसके न्यूक्लियोटाइड जो आ रहे हैं वो पहले फ्रेगमेंट के यहाँ पर है। ये बताता है कि सर्कुलर DNA है और सर्कुलर DNA में फ्रेगमेंट जो है वो कोई से भी मतलब वो जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो कोई से भी फ्रेगमेंट के ऊपर पाई जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जब हम इन सब को स्टडी करते हैं तो हमें पता पड़ता है कि इस DNA की सीक्वेंस क्या होगी, इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस यहाँ पर क्या होगी। इस तरह से हम सीक्वेंसिंग कर रहे होते हैं। इसके बाद दूसरा मेथड है अपना सेंगर मेथड या सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड। अब ये सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड जो है इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पे अपन काम में लेते हैं। सबसे पहले अपन कंपोनेंट देखना चाहें तो कंपोनेंट क्या है, DNA, पहला तो क्या हो गया DNA, दूसरा प्राइमर काम में लेंगे। ठीक है, उसके बाद फ्री न्यूक्लियोटाइड्स DNTPs लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, DNA को सिंथेसाइज करवा रहे हैं। तो DNA को सिंथेसाइज करवाने के लिए हमें यहाँ पर RNTP नहीं DNTPs चाहिए। ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लिक एसिड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, चाहिए हमें। ठीक है, ये मिल गए हमें। इसका एग्जाम्पल जैसे A, C, G और T, सारे के सारे यहाँ पे टाइप हमें लेंगे, क्योंकि एक टाइप से काम नहीं चलने वाला है, चारों टाइप यहाँ पे हमें लेने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद एक तो ले लिया अपन ने DNTP, दूसरा जो फ्री न्यूक्लियोटाइड है जिनके एक तो होता ही है, एक तो हमने रिमूव करवा ही दिया है, एक 3' वाला जो OH है उसे भी हम रिमूव करवा देते हैं। इससे वो जो न्यूक्लियोटाइड है वो डीऑक्सी नहीं डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाता है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम ऐसे कुछ डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स भी यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, सारे के सारे A भी लेंगे, C भी लेंगे, G भी लेंगे और T भी लेंगे, सभी डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर हम ले लेंगे। इसके अलावा और क्या चाहिए, DNA पॉलीमरेज हमें चाहिए। ठीक है, DNA पॉलीमरेज भी हमें चाहिए। इसके बाद अब ये सीक्वेंसिंग अपन करेंगे कैसे,
ठीक है। तो ये सीक्वेंसिंग देखने के लिए हम देखो यहाँ पे ऐसे करवाते हैं सीक्वेंसिंग। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सेंगर सीक्वेंसिंग के लिए पीसीआर में 4 अपने कोनिकल फ्लास्क ले लिया अपन ने, 4 कोनिकल फ्लास्क ले लिए। 4 कोनिकल फ्लास्क में अलग अलग में सारे अलग अलग टाइप के DDNTPs डाल दिए। जैसे DDNTPs जो है यहाँ पर कौन से वाले डालें, DDTTP डाइडिऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। डाइडिऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट डाल दिया इसमें रेड वाली में। इसके बाद जो ब्लू वाला है अपना, इसके अंदर अपन ने ले लिया डाइडिऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसके बाद अगले वाले में ले लिया अपन ने डाइडिऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट और उससे अगले वाले में ले लिया डाइडिऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऐसे अपन ने 4 कोनिकल फ्लास्क और 4 के अंदर 4 टाइप के डाइडिऑक्सी ट्राइफॉस्फेट ले लिए, ठीक है। इसके बाद इन सब को पीसीआर में रख करके इनका पॉलीमराइजेशन करवाते हैं। ये जो DDTPs ले लिए, डीएनए पॉलीमरेज, ये सारे की सारी चीज़ें रख करके एक डीएनए टेम्पलेट ले करके और उसको उसके जो स्ट्रैंड है उसका टेम्पलेट डीएनए जो है उसको रीड करवाते हुए यहाँ पे हम फ्रेगमेंट्स प्रिपेयर करवा रहे होते हैं। जैसे अपन ने DDTTP जब लिया, अब इसको लेने का फ़ायदा क्या है, DDTTP को लेने का फ़ायदा क्या है, सबसे पहले तो बात ये कर ले, DDTTP हमने लिया क्यों, DDNTP हमने लिया क्यों। अगर हम DNTP ले लेते तो क्या हो जाता और DDNTP ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा। तो जैसे देखो, इसको अगर अपन समझने की बात करें, इसको अगर अपन समझने की कोशिश करें तो देखो, जैसे ये अपना क्या है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर जो है राइबोज शुगर है और इसके साथ में जुड़ा हुआ है एक नाइट्रोजिनस बेस, जिसको अपन ए मान लेते हैं। यहाँ पे एडेनिन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब एडेनिन के बाद जैसे मान लो यहाँ पर क्या जुड़े हुए हैं, फॉस्फेट ग्रुप, ये ट्राइफॉस्फेट यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ट्राइफॉस्फेट यहाँ पे ऐड है, ठीक है। अब जो पॉलीमराइजेशन जब हो रहा होता है, डीएनए का पॉलीमराइजेशन जब होता है तो यहाँ पर 3 एंड हमारे काम में आते हैं। 3 एंड अपन नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 प्राइम, ये 2 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 4 प्राइम और ये हो गया अपना 5 प्राइम, ठीक है। तो 2 एंड कौन कौन से काम में आते हैं, एक तो 3 प्राइम एंड और एक 5 प्राइम एंड। एक डीएनए का 3 प्राइम एंड दूसरे के 5 प्राइम एंड के साथ जुड़ता है, तब जाके यहाँ पे हमें डीएनए पूरे के पूरी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। जब हम एक OH ग्रुप को यहाँ से रिमूव करवाते हैं तो हमें मिलता है DNTP, ठीक है। ये जैसे अपन ने रिमूव करवा दिया, ये लो DNTP हमें मिल गया, ठीक है। अब क्या यहाँ पे पॉलीमराइजेशन डीएनए का होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 प्राइम OH भी है और 5 प्राइम पे फॉस्फेट भी है, तो ये दोनों चीज़ें ही तो चाहिए हमें पॉलीमराइजेशन के लिए। बट जैसे ही अपन डाइडिऑक्सी में कन्वर्ट करते हैं, डाइडिऑक्सी में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 प्राइम वाला OH ग्रुप जो है ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और ये जैसे ही यहाँ से 3 प्राइम OH ग्रुप रिमूव होगा, क्या अब पॉलीमराइजेशन हो सकता है क्या, न्यूक्लियोटाइड आगे चेन बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर चेन बनाने के लिए क्या चाहिए, 5 प्राइम पे फॉस्फेट और 3 प्राइम पे OH, 3 प्राइम पे OH है नहीं, तो इसकी रिएक्शन आगे वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ हो नहीं पाएगी तो आगे डीएनए का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और यहीं पर ही डीएनए का सिंथेसिस रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही अपन यहाँ पर जैसे डीएनए पॉलीमरेज डाल दिया अपन ने और न्यूक्लियोटाइड दे दिए सारे के सारे,
और फिर अपन पॉलीमराइजेशन करवा रहे थे पीसीआर में। तो जैसे ही डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देगा पॉलीमरेज, उसी टाइम पे टर्मिनेशन हो जाएगा, रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन हो जाएगा, खत्म, वहीं पर रेप्लिकेशन खत्म। तो वो जो डीएनए का फ्रेगमेंट हमें मिलेगा अब वो कैसा मिलेगा, उतना ही मिलेगा जहाँ पर वो न्यूक्लियोटाइड आएगा, डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड आएगा। अगर हमने डाइडिऑक्सी टीटीपी ऐड किया है तो वहाँ पर क्या मिलेगा हमें, टी या थाइमिडीन मिलेगा, ठीक है। अगर वहाँ पे अपन ने डाइडिऑक्सी एटीपी काम में लिया है तो वो सीक्वेंस एंड होगी ए के साथ में। इसी तरह से सारी सीक्वेंस यहाँ पे एंड होती है। तो देखो जैसे यहाँ पर अपन ने अब इस सीक्वेंस को काम में लिया, जैसे माना कि यहाँ पे अपनी डीएनए सीक्वेंस ये है, ठीक है। अब ये डीएनए की सीक्वेंस जो टेम्पलेट की तरह काम में ली जा रही है, इसमें ए के सामने क्या आएगा, टी आएगा। तो यहाँ पर टी आना था सामने वाले में, तो माना कि इतने सारे जो सिंथेसिस हुए डीएनए के, उसके अंदर कहीं पर भी टी को ऐड नहीं किया गया, मतलब सॉरी टी जो है नॉर्मल वहाँ ऐड किया गया, बट एक फ्रेगमेंट ऐसा आ गया जिसके अंदर पहले ही पोजीशन पर क्या कर दिया गया, सॉरी लास्ट वाली पोजीशन पर क्या कर दिया गया, एक मिनट, लास्ट नहीं सॉरी पहली पोजीशन, क्योंकि ये टेम्पलेट डीएनए जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीड किया जाता है और पॉलीमराइजेशन जो होता है वो होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। तो 5 प्राइम एंड पर पहला ही न्यूक्लियोटाइड क्या ऐड कर दिया गया, डाइडिऑक्सी थाइमिडीन। तो पहला ही डाइडिऑक्सी ऐड करते ही यहीं पर जो है रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन हो जाएगा, खत्म, आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे ही जब हम आगे चलते हैं तो जैसे सी वाले सीक्वेंस है सारी के सारी, सी वाले में जैसे ही यहाँ पे सी डाइडिऑक्सी वाला ऐड किया जाएगा यहीं पे टर्मिनेशन, जी वाले में यहाँ पे टर्मिनेशन, ए वाले में यहाँ पे ए जुड़ते ही टर्मिनेशन, ए जुड़ते ही टर्मिनेशन, जी जुड़ते ही टर्मिनेशन, टी जुड़ते ही, सी जुड़ते ही, ए जुड़ते ही और जी जुड़ते। इसी तरह से जैसे ही डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा वो वहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी सीक्वेंस। जब हम इस सीक्वेंस को पूरा स्टडी करने जाते हैं तब हम देखते हैं कि एक पहला ही न्यूक्लियोटाइड अगर हमें मिला, एक ही न्यूक्लियोटाइड मिला, मतलब पहला न्यूक्लियोटाइड ऐड किया गया, डाइडिऑक्सी टाइप का आ गया वो, उसके आगे वहाँ पर चेन ऐड ही नहीं कर पाए, तो यहीं पर रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। इस तरह से एक तो हो गया ख़त्म। उसके बाद दूसरी को जब हमने रीड किया तो माना ये दूसरी वाली में नॉर्मल टी आ गया था, बट दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड करते ही वो वहाँ पे टर्मिनेट हो गया, क्योंकि वो आगे वाला क्या है, डाइडिऑक्सी सीटीपी है, ठीक है। अब इसको अपन डिटेक्ट कैसे करेंगे कि ये थाइमिडीन वाला है, ये साइटोसिन वाला है, ये ग्वानिन वाला है, या तो अपन इसको फ्लोरोसेंस दे के रखेंगे। जो भी अपन ने न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ऐड करे हैं डाइडिऑक्सी वाले, इनको अपन या तो फ्लोरोसेंस दे के रखेंगे, जैसे कि अपन ने यहाँ पे कलर अलग अलग रिप्रेजेंट किया हुआ है, वैसे ही यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, फ्लोरोसेंस मिल जाएगा कि ये टी वाला है, ये ए वाला है, ये जी वाला और ये सी वाला, ऐसे फ्लोरोसेंस जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। इस तरह से अपन जो है यहाँ पर सेंगर का सीक्वेंसिंग मेथड काम में लेते हैं, जिसके थ्रू अपन ने यहाँ पे एक एक न्यूक्लियोटाइड को और एक एक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को यहाँ पर अपन ने देखा है, एक एक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस हमने देख ली। इस तरह से अपन एक एक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके आगे जैसे ये भी वही इलेक्ट्रोफोरेसिस के रिजल्ट वहाँ पे दिखाए हुए थे, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें कि जो अपना HGP है, इसके आउटकम क्या क्या है, आउटकम क्या क्या है, तो आउटकम देखो ये है कि यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली लगभग 22,300 प्रोटीन कोडिंग रीजन्स पाए जाते हैं। एक ह्यूमन बीइंग में लगभग 22,300 प्रोटीन कोडिंग रीजन्स है, ठीक है। इसी तरह से अगर अपन मैमल की बात करें, जैसे माउस, तो माउस के अंदर कितने होते हैं, 23,000 जीन्स अप्रोक्स पाए जाते हैं। इसी तरह अपन ड्रोसोफिला की बात करें तो ड्रोसोफिला में अपने को देखने को मिलते हैं लगभग 17,000 जीन्स, और सी एलिगेंस में लगभग 22,000 जीन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा वी शेयर मैनी होमोलोगस जीन्स, कुछ होमोलोगस जीन्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हमें यहाँ पर सी एलिगेंस में भी देखने को मिलेंगे, ड्रोसोफिला में भी देखने को मिलेंगे, माउस में भी और ह्यूमन में भी देखने को मिलेंगे। ऐसे कुछ होमोलोगस जीन्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इनको अपन क्या बोल देते हैं, ऑर्थोलोगस
या ऑर्थोलॉग्स जीन्स कह लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ जो प्रोटीन कोडिंग जीन्स होते हैं वो एक से ज़्यादा प्रोटीन प्रोडक्ट यहाँ पर हमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग अगर अपन करवाते हैं तो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के थ्रू, प्रोटीन की अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के थ्रू या जो आरएनए है अपना उसकी अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के थ्रू यहाँ पर हमें एक से ज़्यादा प्रोटीन प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, एक जीन से कई सारे प्रोडक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, किसके कारण? अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के कारण। अगर हम एवरेज की बात करें ना, एक एवरेज अगर अपन देखना चाहें कि कितना एक जीन से हमें एक से ज़्यादा प्रोटीन मिल सकती है, तो उसकी अपन बात करें तो यहाँ पे ORF जो है, अगर हर एक ORF की बात करें तो एक ORF जो है प्रोड्यूस करता है लगभग 2 से 3 डिफरेंट प्रोटीन्स को प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। इतना यहाँ पर सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग जो है उसके थ्रू यहाँ पर डिफरेंसेस यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। ह्यूमन प्रोटियोम्स जो है उससे 10 और उससे भी ज़्यादा 10 टाइम या उससे भी ज़्यादा टाइम जो है लार्जर होता है जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटीन है वो फ्रूट फ्लाई और राउंड वर्म की तुलना में ह्यूमन का लगभग 10 टाइम या उससे भी ज़्यादा टाइम लार्जर होता है। प्रोटियोम्स का अगर अपन कंसंट्रेशन देखना चाहें, नंबर ऑफ टोटल प्रोटीन को देखना चाहें तो वो कितना होता है? 10 टाइम या 10 टाइम से ज़्यादा। A larger proportion of our genome encode transcription factors। जो हमारा लार्जर जीनोम होता है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एनकोड कर रहा होता है। ज़्यादातर जो प्रोटीन काम में आती है वो किस काम में आती है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एनकोड करवाने के लिए, ताकि वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आगे ट्रांसक्रिप्शन करवा सके। जो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं ये डेडिकेटेड होते हैं टू कंट्रोल एलिमेंट्स, कंट्रोल एलिमेंट्स के लिए डेडिकेटेड होते हैं। जैसे एनहांसर जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को बाइंड होकर के, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है वो बाइंड होकर के क्या करते हैं? या तो एनहांस करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाएंगे, या तो ट्रांसक्रिप्शन को कम कर देंगे, ठीक है। या तो इनहिबिट करते हैं या तो एनहांस कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम इन फैक्टर्स को, ये जो अपने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है, इनका एक कॉम्बिनेटोरियल यूज़ करें, इन फैक्टर्स को अपन एक अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएं और उसके थ्रू अपन यूज़ करें, तो ये ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी हमें प्रोवाइड करता है ऑन जीन एक्सप्रेशन दैन इज़ फाउंड इन ड्रोसोफिला एंड सी एलिगेंस। सी एलिगेंस और ड्रोसोफिला में जो नॉर्मल जीन एक्सप्रेशन पाया जाता है या नॉर्मल जो प्रोटीन की कंसंट्रेशन देखने को मिलती है, टाइप ऑफ प्रोटीन हमें देखने को मिलती है, उस टाइप ऑफ प्रोटीन से ज़्यादा टाइप ऑफ प्रोटीन यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। कब? जब हम एक कॉम्बिनेशन बनाकर, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को काम में लें, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, एक XGP का यूज़ हो गया। जीन डेंसिटी की बात करें अपन तो 23 जीन्स पर मिलियन बेस पेयर ऑन क्रोमोसोम 19। क्रोमोसोम 19 पर तो 23 जीन पर मिलियन बेस पेयर पाए जाते हैं। बट अगर हम दूसरे की बात करें क्रोमोसोम नंबर 13 की, तो वहाँ पर ओनली 5 जीन पर मिलियन बेस पेयर पाए जाते हैं। ऐसे जो है हर क्रोमोसोम के ऊपर जीन की डेंसिटी जो है वो अलग अलग होगी। ह्यूमन जो है उसकी बात करें अपन, वो कुछ ऐसे जीन्स भी रखते हैं, ह्यूमन एंड कुछ वर्टिब्रेट्स ऐसे जीन रखते हैं जो कि ड्रोसोफिला और कुछ इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स जैसे कि ड्रोसोफिला, एलिगेंस, इनके अंदर नहीं पाए जाते। जैसे एंटीबॉडी एंड टी सेल रिसेप्टर फॉर एंटीजन, ये ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो मतलब ट्रांसप्लांटेशन एंटीजन ऑफ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो भी किस में देखने को मिलता है हमें? ह्यूमन में।
इसके अलावा ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जो है वो भी हमें किस में देखने को मिलेगा, ह्यूमन में देखने को मिलेगा। इसके अलावा सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स इंक्लूड मैनी टाइप ऑफ साइटोकाइनिन्स एंड मॉलिक्यूल्स दैट पार्टिसिपेट इन ब्लड क्लॉटिंग। कुछ मॉलिक्यूल्स जो ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो हो गए, कुछ साइटोकाइनिन्स हो गए, ऐसे कई सारे जो है यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ह्यूमन जीनोम जो है ये लगभग 2% ऑफ एक्सोन्स रखता है और 98% इंट्रोन्स रखता है। मतलब जीन जो है या कोडिंग रीजन जो है वो तो ओनली 2% है और बाकी का 98% जो है वो नॉन कोडिंग रीजन है, वहाँ पर कोई भी प्रोटीन उसके द्वारा कोड नहीं करी जाती है। ठीक है, इंट्रोन टाइप का ये होता है। इसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ एचजीपी। एचजीपी को अपन किस किस काम में ले सकते हैं, तो सबसे पहले अपन अगर बात करें इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन इवोल्यूशन के देखना चाहें तो ह्यूमन इवोल्यूशन भी अपन स्टडी कर सकते हैं। अगर हमारे पास जीनोमिक डाटा है ह्यूमन स्पीसीज़ का एंड इसके अलावा जो इससे क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ है जैसे ओरंगुटान, चिंपैंजी और बंदर वगैरह, मंकी, ठीक है, ओल्ड मंकी, न्यू वर्ल्ड मंकी, ये सारे जो हैं इनका अगर अपन अपने पास जीन सीक्वेंस है तो ह्यूमन इवोल्यूशन की भी स्टडी अपन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये डिजीज़ कोजिंग जीन्स को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प कर सकता है एचजीपी जो है, क्योंकि उससे कंपेयर करके अपन क्या कर लेंगे, पता लगा लेंगे किस जीन में क्या है म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन और कैंसर, म्यूटेशन जो है डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैंसर से जो लिंक्ड है म्यूटेशन, उनको भी अपन यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो डीएनए की डेटाबेस पे स्टोर्ड है सीक्वेंसिंग, द सीक्वेंस ऑफ द डीएनए इज स्टोर्ड ऑन डेटाबेस, वो अवेलेबल है फॉर एवरीवन, फॉर एनीवन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर सबके लिए वो क्या है, अवेलेबल है। उसके बाद यूएस नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एंड सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन इन यूरोप एंड जापान हाउस द जीन सीक्वेंस इन डेटाबेस नोन एज जीन बैंक। इसका जो जीन बैंक है वो कौन है, यूएस का नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके अलावा यूरोप और जापान का एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये क्या है, इसका जीन बैंक है, अलॉन्ग विद सीक्वेंस ऑफ नॉन एंड हाइपोथेटिकल जीन एंड प्रोटीन। कुछ हाइपोथेटिकल जीन और प्रोटीन को भी यहाँ पर इसके सीक्वेंसिंग के लिए यहाँ पर अपन ने रखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ये क्या प्रोवाइड करता है, तो एग्रीकल्चर जो है उसको जेनेटिक मॉडिफिकेशंस के थ्रू यहाँ पर करने के लिए हमें प्रोवाइड करता है। कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन अपन करके इस जो अपने पास में क्रॉप है उस क्रॉप को अपन डिजीज़ रेजिस्टेंट भी बना सकते हैं, डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंट बना देंगे। ठीक है, और हेल्दियर बना देंगे, यील्ड को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अपन, यील्ड हेल्दियर बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे अपन यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं एचजीपी की हेल्प ले करके। उसके अलावा बेनिफिटेड द एडवांसमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस, ये फोरेंसिक साइंस को भी एडवांसमेंट प्रोवाइड करता है, फोरेंसिक साइंस को भी एडवांसमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा अगर अपन बात करें मेडिकल इम्प्लीकेशंस की, मेडिकल में इसका क्या क्या यूज़ है, मेडिकल फील्ड में एचजीपी को कैसे काम में ले सकते हैं, तो वो देखो ये है। तो सबसे पहला तो ये है कि एचजीपी जो है ये एक ह्यूज अमाउंट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये एक डिजीज़ वाले जो जीन है उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है हमारी, जैसा कि अपन ने पहले ही देखा। तो उसको अपन ट्रीट करने के लिए यहाँ पे सीधा ही काम ले सकते हैं। ठीक है, और जैसे ओंकोजेनिक सीक्वेंस थी, एग्जाम्पल अगर अपन देखना चाहें तो एक ओंकोजेनिक सीक्वेंस, ओंकोजीन क्या होते हैं, ओंकोजीन वो जीन जो पहले तो नॉर्मल काम करते हैं बट अगर उनके अंदर म्यूटेशन हो जाए तो वो म्यूटेशन के बाद में कैंसर कोजिंग जीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे जीन्स जो होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, ओंकोजीन्स। ठीक है, तो वो ओंकोजीन जो सीक्वेंस है उसको अपन डिटेक्ट करके उसके अंदर सीक्वेंस में चेंज करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं।
एक सिंपल जीन के अंदर। इस तरह से अपन यहाँ पे मेडिकल इम्प्लीकेशंस भी देख लिए। तो ये आज जो अपन ने देखा HGP के बारे में अपन ने बात करी कि HGP जो है वो किस तरह से काम में ली जाती है। इसके बाद यहाँ पर कौन कौन सी टेक्निक्स को अपन ने काम में लिया है HGP में, ठीक है, वो सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, मेडिकल एप्लीकेशंस क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये आज के लिए अपन इतना ही देखते हैं, बाकी का अपन जो है वो अगली क्लास में देखते हैं, अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद एंड गुड बाय।